हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की मेरी वीडियो में आप पढ़ेंगे कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने और भी कुछ एग्ज़ाम्स जो आपके स्टेट लेवल के हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो जल्दी से देखते हैं हम आज के इस वीडियो को। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एंड अगर आपसे और कोई वीडियो मेरी जो बाकी की हैं वो मिस हो जाती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शायद आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, इस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा टॉपिक इसमें वो है वर्ल्ड रिलीजन डेटाबेस। तो क्या है ये वर्ल्ड रिलीजन डेटाबेस, मैं आपको बता दूँ। ये एक तरीके की आप बोल सकते हो रिपोर्ट बोल सकते हो इसको, वर्ल्ड रिलीजन डेटाबेस को। इसमें क्या होता है कि जितने भी रिलीजन हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनकी क्या ग्रोथ रेट है, वो किस दर से बढ़ रहे हैं, उसको निकाला जाता है। तो देखिए ग्रोथ रेट ये जो आई है ये लिखी हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो क्रिश्चियनिटी है वो है, यानी कि ईसाई धर्म। 32.8% का इसमें बढ़त है, यानी कि 32.8% हम बोल सकते हैं। ठीक है कि ये रिलीजन का एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इस स्पीड से इनका रिलीजन जो है वो बढ़ रहा है, या दर बोल सकते हैं बढ़ रही है। तो देखिए सेकेंड नंबर पे है मुस्लिम, जिसके दर है 22.5%। ठीक है। थर्ड पे मैंने हिंदू लिखा है, लेकिन उससे भी पहले जो एथिस्ट को रखा जाता है, यानी कि जो कोई भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। तो उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और हिंदू से संख्या काफ़ी ज़्यादा है उनकी। ऐसे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे हैं जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, यानी नास्तिकता में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग भी काफ़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ रिलीजन वालों को लिया है कि टॉप 5 तक कितने ऐसे रिलीजन हैं जो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे है क्रिश्चियनिटी, पहले नंबर पे ईसाई धर्म, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे हिंदू जिसकी दर है 13.8%। ठीक है, 13.8%। एंड फोर्थ नंबर पे है बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध, 7.2%। 7.2%। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है चीनी लोक धर्म, 6.3%। चीनी लोक धर्म जो है वो चीन का धर्म है, जिसमें कुछ देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे कुछ हिंदू और बौद्ध धर्म का मिला जुला दर्शन वहाँ पे है, हम बोल सकते हैं। वहाँ भी प्रकृति की पूजा, इस तरह से काफ़ी मान्यताएं हैं। लेकिन चीन में क्या है, आपने ये भी सुना होगा, नास्तिकता है। तो मोस्टली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती है और वो नास्तिकता को बढ़ावा देती है। अगर उनके पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाता है या लिप्त हुआ पाया जाता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है, लेकिन अब उनकी सरकार ये करती है। तो चीनी लोक धर्म जो है वहाँ के लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो नास्तिकता को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो चीनी लोक धर्म के फॉलोअर 6.3% दर है इसकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स। सबसे ज़्यादा कंट्री कौन सी हेल्थी है, और इसका पूरा टोटल एक इंडेक्स बनाया गया। तो देखिए ये इंडेक्स जो है ब्लूमबर्ग नामक संस्था को जारी किया जाता है, ब्लूमबर्ग नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ब्लूमबर्ग नामक संस्था है जो ये इंडेक्स जारी करती है। ये थोड़ा सा को गलत लिखा हुआ है, ब्लूमबर्ग नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 169 देशों के इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 120वां। तो आप देख सकते हो हेल्थ के मामले में भारत कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि 169 देशों का सूचकांक निकला 169 कंट्रीज़ का, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 120 आ रही है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं काफ़ी पिछड़ी हुई रैंक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अग्रणी देश कौन है, यानी कि जो सबसे पहले हैं जिनके काफ़ी अच्छी रैंक है इस इंडेक्स में। तो स्पेन, फिर इटली, फिर आइसलैंड और फिर जापान। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, स्पेन, इटली, आइसलैंड एंड जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एथनोलॉग। एथनोलॉग क्या है मैं आपको बता दूं। एथनोलॉग जो वर्ड है, ये वर्ड ही ये है कि इसमें भाषाओं का अध्ययन, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बातें की जाती हैं। तो एथनोलॉग का मतलब है कि कौन सी जगह कौन सी क्या भाषा बोली जाती है, इस वजह से इस वर्ड को हमने दिया है कि ये एथनोलॉग वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, कितने लोग उसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है चीनी, यानी कि मैंडरिन, जिसको मंदारिन बोलते हैं। ठीक है,
चीनी या फिर मंदारिन, जिसके बोलने वाले कितने हैं 131 करोड़, यानी 131 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, जिसको बोलने वाले लोग हैं 46 करोड़। और उसके बाद थर्ड नंबर आता है इंग्लिश का, जिसको बोलने वाले हैं 37.9 करोड़, ठीक है। और उसके बाद आता है हिंदी का नंबर, जिसको बोलने वाले लोग हैं 34.1 करोड़। खास बात एक ये है कि बंगाली भाषा को 6वें नंबर पे रखा गया। तो आप जानते हैं इंडिया में तो वेस्ट बंगाल और भी कुछ जगहों पे बोली जाती है, इसके अलावा बांग्लादेश वगैरह में भी बंगाली भाषा बोली जाती है, और भी जो लोग जहाँ कहीं जाते हैं तो वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। तो बंगाली भाषा जो है इसमें 6ठे नंबर पर आई है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंडिया के मामले में। तो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी भाषा। यानी भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी लैंग्वेज को बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या है? तो आपको रूफटॉप से ही समझ में आ रहा है कि रूफ यानी कि आपकी छत पे लगने वाली जो सोलर पैनल है उनसे रिलेटेड ये कोई प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं। इसके तहत 2022 तक रूफटॉप द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यानी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2022 तक हम 4000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन सिर्फ जो छतों पे सोलर पैनल को लगा कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसका जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सके उतनी अच्छा है, क्योंकि बाकी तो वो एनर्जी एक तरीके से वेस्ट ही होती है। लेकिन सोलर पैनल के थ्रू उससे हम विद्युत बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है उससे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सारे ही लोगों को लगभग लगवाना ही चाहिए अपने यहाँ सोलर पैनल। तो देखिए इसके तहत 2022 तक रूफटॉप द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार इसमें कितने करोड़ का? देखिए 11,814 करोड़ रुपए इसके तहत 20 से 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी केंद्र सरकार इसमें 11,814 करोड़ रुपए व्यय करेगी, जिसके तहत क्या होगा 20 से 40% तक की सब्सिडी लोगों को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को केसरिया क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सौर उत्पादन को किस रूप में जानते हैं? तो केसरिया क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि केंद्र सरकार इसमें कितने पैसे लगा रही है? 11,814 करोड़ रुपए लगा रही है। इसके तहत लोगों को 20 से 40% तक की सब्सिडी मिलेगी सोलर पैनल्स पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे। तो क्या है ये प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे? देखते हैं। ये भारत का सबसे लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, यानी कि ये जब बन जाएगा तो ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके लिए इसकी लंबाई कितनी होगी? 600 किलोमीटर। लंबाई इसकी 600 किलोमीटर होगी। तो इस पर 36,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं, ठीक है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, और 600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये देखो किन किन जिलों को जोड़ता है, तो ये निम्न जिलों को जोड़ेगा। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। मेरठ, तो जैसा कि मेरठ नाम से ही पता चल रहा है, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर आपका प्रयागराज। प्रयागराज तो नाम में है ही, ठीक है। तो ये इतने जिले हैं जिनको ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, ठीक है। इसके तहत 8 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे और इसके साथ 18 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसके तहत 8 रेलवे ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तो आज का करंट अफेयर हमारा हो गया। आप इसकी पिक ले सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे जल्दी से बताइए कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।